हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात यकीनन करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से और दुनिया की तरफ जो हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं, यानी उनसे इमदाद की या हेल्प या एड जो भी आप कहना चाहते हैं या लोन्स की, उसमें क्या हकीकत है और अब दुनिया क्या सोचती है। इन इशू के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करें काफ़ी दिनों के बाद सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, एक तो इंटरनल सिचुएशन पे भी बात करेंगे और थोड़ा सा एंड पे फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया को ऑफर किया उस पे एंड में बात कर लेंगे। बट इस वक्त जो बाकी सूरत हाल से हम लोग गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर होने की बजाय ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि खराब होने की तरफ जा रही है। इकोनॉमी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत तो आई थी इस इरादे से कि हम बेहतर करेंगे, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा होंगी और सहूलियात हो जाएंगी थोड़ी बहुत, तो इन्होंने तो जो बचा कुचा हमारे पास था वो भी छीन लिया। गर्मियों की वजह अब सर्दियों में लोड शेडिंग चल रही है, गैस नहीं है, आटे की मतलब लाइनें, लोग बेचारे जलील हो रहे हैं उसके लिए। क्या मसला क्या आ रहा है इनको? इनको समझ नहीं थी या अब इनसे संभाला नहीं जा रहा? जी, बात ये है कि गवर्नेंस का सारा मसला है। जी। पाकिस्तान ना भूटान है, ना नेपाल है, ना जो है और इस तरह का कोई छोटा मुल्क है, जी। ना अफगानिस्तान है। आप ये देख लें कि उन मुल्कों में जहाँ बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ तो कोई इस तरह की डिवैल्यूएशन नहीं होती। यहाँ पर इतना डिवैल्यू कर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे माफियाज काम कर रहे हैं और वो जो माफियाज हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। कंट्रोल इसलिए नहीं है कि वो इनके वोटर्स हैं। जी। जो बड़े सरमायादार हैं, कारखानेदार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, जो आड़ती हैं, जो इस तरह के मिडलमैन हैं, जो कि बड़े जमींदार हैं, वो सारे इस हुकूमत में शामिल हैं और या उनके फ्रंटमैन हैं। तो ये हुकूमत उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, सख्ती नहीं कर सकती और उन्होंने इस वक्त जो है पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है इन माफियाज ने। और क्योंकि ये हुकूमत उनको कुछ नहीं कह सकती, तो बेचारा इसहाक डार जो आए थे और अक्टूबर में आके इन्होंने कहा था कि मैं रुपए को 200 तक लाऊंगा, क्योंकि जी। ये बिल्कुल गलत है कि इसको आप इतना ऊपर ले गए थे, 250 तक ले गए थे। जी। आपने देखा था कि ये जो मिफ्ता इस्माइल है, किस तरीके से ये माफियाज के लिए काम करता है, किस तरीके से आईएमएफ के जो है, जो आईएमएफ जितना कहता है उससे भी ज्यादा डिवेल्यू करता है। राइट। कल मैं सुन रहा था आरिफ हबीब, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है पाकिस्तान का। जी। आरिफ हबीब ने कहा है कि ये बातें करते हैं कि आप जो है ना इसको डी वैल्यू होने दें, इसको खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें, और ये 260 का इस वक्त मार्केट में डॉलर है, जबकि आपने 225 पे रोक रखा है, इसको खुला छोड़ दें, गिरने दें। जो ये कहता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो ये कहता है कि अगर ये डी वैल्यू कर दें और इसको नीचे जाने दें और उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। उसने कहा पिछले 10 साल से तो एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ी नहीं। आपकी एक कैपेसिटी है हाँ। एक्सपोर्ट करने की, आप उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं? आपने पिछले 10 साल में क्या कि पिछले, मैं कहता हूँ 4-5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर, जब से ये इमरान खान आया था और ये उसके बाद ये हुकूमत आई है, आप 100% से ज्यादा डिवैल्यू कर चुके हैं रुपए को। बिल्कुल। 100% ज्यादा डिवैल्यू हो चुका है। आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ी हैं? एक पैसे की एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ी, बल्कि उल्टी जी। कम हो रही है। आरिफ हबीब ने ये कहा है कि क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो समझता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कराची का, उसके जी। उसको सब मानते हैं। उसने ये कहा है कि एक्चुअली हो ये रहा है कि ये माफिया जो काम कर रहे हैं, वो स्पेकुलेशन इस पे करते हैं डॉलर के ऊपर। उसके अलावा ये डॉलर आपका बहुत ज्यादा अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, जी। ये दबा कर बैठ गए हैं, ये डॉलर से कमा रहे हैं। इसमें बहुत सारे बैंक्स शामिल हैं जिनके ऊपर ये हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि वो इनके वोटर्स हैं, वो पीछे से इनके फाइनेंसियर्स हैं। जी। तो ये सारा चक्कर है, ये जानबूझकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान कल को आकर जो है इसको सारा सीधा कर लेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान बिल्कुल। और ये सारी पार्टीज जो हैं, ये सिर्फ एलीट के लिए काम करती हैं। ये सर, अमीर को अमीर तर करने के लिए काम करती हैं, गरीब एब्सोल्युटली को राइट। गरीब तर करने के लिए काम करती हैं, मिडिल क्लास को उन्होंने खत्म कर दिया है, जैसे मैं बार बार कहता हूं। बिल्कुल तो सर। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ है। सर वही बात। इंडस्ट्री मौजूद है जो पिछले 5 साल पहले थी, वही हर तरह की आपके पास जो है, बल्कि उससे ज्यादा रेमिटेंसेस आती हैं।
ये सिर्फ शरारत है, ये सिर्फ अपनी जेबों में पैसे डाल रहे लेकिन हैं। लेकिन सर एक आम आदमी तो अफेक्ट हो रहा है, बल्कि मैं कहता हूं बहुत बदतर तरीके से अफेक्ट हो रहा है, बहुत सख्त तरीके से मुतासिर हो रहा है। उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी का एक एक दिन गुजारना, वो शायद आज जितना मुश्किल है, आज से 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल पहले शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मुश्किल जिंदगी मेरी हो सकती है। लेकिन सर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हम बार बार हमारी बात जो है वो घूम फिर के बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ऊपर जाती है। सर 596 बिलियन US डॉलर पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के पास, पांचवें बड़े उनके पास रिजर्वायर्स हैं इस वक्त। तकरीबन 35 बिलियन US डॉलर जो है बांग्लादेश के पास पड़े, और ये सारे के सारे अपने हैं। सर हम इन 75 सालों में हमने कोई ऐसा कुछ किया है कि हम ये नाजुक दौर से निकल के और थोड़ा सा नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दें? कहा यार ठीक है, चल रहा है, बेहतर होगा, मजीद बदतर नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी हुकूमत जो भी आता है सर, बस यही मतलब तलवार हमारे सरों पे लटका रहा होता है कि भाई बस हमने पकड़ा हुआ है, वरना ये तलवार आपका सर जो है ना उड़ा देगी। मैं आपको बताऊं जी, जो आपने 75 साल की बात की है, तो पहले 71 तक तो ये हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे दोनों मुल्क, जी। आपस में जंग करेंगे। और इन्होंने अपना सारा का सारा जो पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज था, वो अमेरिका, बरतानिया, रशिया और इन मुल्कों के जो है ना, इनसे हथियार खरीदने में लगा दिया। हम्म। और अपने मुल्क के अवाम को गरीब से गरीब तर रखा। हम्म। पाकिस्तान में फौजी हुकूमतें भी आती रहीं। 71 के बाद जब जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई, उसके बाद से पाकिस्तान में तरक्की होनी शुरू हुई। बेरोजगारी खत्म करने के लिए उन्होंने, इंजीनियर्स सारे बेकार थे और लोग बेकार थे, उन्होंने दरवाजे खोले। NDVP एक प्रोग्राम बनाया, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स प्रोग्राम, जी। जिसके तहत तमाम इंजीनियर्स को जॉब्स दी। और उन्होंने इस वक्त, आपको पता है कि 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर बेकार है इस वक्त मुल्क में। उस हम्म। वक्त भी बहुत बुरी हालत थी 71 में। जी। उन्होंने तमाम इंजीनियर्स को जॉब्स दी। उसके बाद जो बेरोजगार थे, मजदूर थे, सेमी स्किल्ड थे, स्किल्ड लोग थे, उनके लिए मिडल ईस्ट में रास्ते खोले, भुट्टो साहब ने किया। फिर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान के दिफा को इतना मजबूत बनाया कि उसके बाद से आप देख लें कि आज तक कोई जंग नहीं हुई। जी। तो ये सारी चीजें शुरू हुई थी, लेकिन 5 साल सिर्फ उनको काम करने दिया गया। उन्होंने जो है एक हम्म। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कराई, जिसमें सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा किया। शाह फैसल भी उसमें आए, गद्दाफी भी आए और जी। बाकी सारे आए। तो एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की तमाम मुस्लिम ममालिक को। और बहुत बड़े लीडर थे जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जी। उनको फिर कत्ल किया गया, उनको खत्म कर दिया गया। और जो है उसके बाद जनरल जिया ने ये किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, किसी तरह हम्म। खत्म नहीं हो रही थी, उसकी जड़ें जो थी वो ना सिर्फ सिंध में थी, बल्कि पंजाब और KPK उसका गढ़ था। जी। तो पंजाब से खत्म हो नहीं रही थी। इससे बहुत ज्यादा इन्होंने उनके ऊपर जुल्म भी किए, सब कुछ किया, कोड़े मारे, जी। फांसियां दी, लेकिन ये है कि खत्म नहीं हो रही थी। तो फिर इन्होंने जनरल जिलानी के जरिए ये कहा कि कोई एक बिजनेस कम्युनिटी से हमें एक आदमी दो, जिसको हम लाकर खड़ा करें और फिर उसको पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा करें, ताकि पंजाब से इसको खत्म किया जा सके। ओके। इस तरीके से नवाज शरीफ को जो है ये सियासत में लाया जनरल जिया, और सियासत में लाकर इनको 1981 में जो है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया पंजाब का। जी। बस वहां से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ, जो जनरल जिया ने इसकी बुनियाद रखी। और बिल्कुल 40 ठीक। साल 41 साल गुजर गए, जिसमें कि सिर्फ लूट मार की है सियासतदानों ने, और कुछ नहीं किया। लूट मार करके पाकिस्तान में भी इन्होंने खरबों रुपए की जायदादें जी। बनाई हैं, और खरबों रुपए, खरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर भी भेजे हैं, वहां भी जायदादें बनाई हैं, वहां भी बिजनेस शुरू की हैं। ये पाकिस्तान की असल जो है कहानी है, जिसमें बेड़ा गर्क हुआ। आपने इंडिया और राइट। बांग्लादेश की बात की। इंडिया ने देखें, वहाँ IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको बहुत डेवलप किया, ये नेहरू ने बनाई थी। और उसके वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सारी दुनिया में जो है उनकी मांग है, उनको बढ़ाया। उसके जरिए फिर इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की हुई, इनकी जो है। और बहुत सारे शोबे हैं इसके टेक्नोलॉजी के, इंडस्ट्री के, जिसमें इन्होंने बहुत तरक्की की, जिसकी वजह से 500 अरब से ज्यादा का इस वक्त डॉलर का बिल्कुल। उनका जो है रिजर्व्स हैं। बांग्लादेश जो है वहां पर शेख हसीना ने जो है बहुत ज्यादा मेहनत की, और इंडस्ट्रियल बेस, और
लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 35 अरब डॉलर्स के तो उनके हैं रिजर्व्स बांग्लादेश के, लेकिन उन्होंने अभी आईएमएफ को बुलाया हुआ है और आईएमएफ ने उनसे 179% गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। जी अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश की जो कि गैस पर चलती है। जब 179% आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका हशर भी वही करेगा आईएमएफ जो उसने पाकिस्तान का किया है। जी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर के इतने रिजर्व होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने आईएमएफ को बुलाया है। राइट। अच्छा सर, एक थोड़ा-सा क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारे लिए बड़ा एक जिसे कहते हैं कि उम्मीद की किरण होती है, रे ऑफ होप हम उनको कह सकते हैं। लेकिन उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अल जदआन, उनका कहना था कि भई हम ठीक है पहले हेल्प करते रहे हैं, लोगों को डिपॉज़िट्स करके दिया करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। हम अपने लोगों पे भी टैक्स लगा रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं और यही हम दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है बाकी तो किसी का नहीं पता कि किसी को और कितने पैसे देते हैं डायरेक्टली या नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान शायद 50 सालों से उनसे डायरेक्ट पैसे ले रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो डेवस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इकोनॉमी के ऊपर, ये वहां पे उन्होंने बात की। तो लगता तो ऐसे कि ये पाकिस्तान ने उनको एक जवाब दिया है कि भाई आप अगर कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो हमसे अब ना रखें, हम नहीं करेंगे इस तरह को डायरेक्ट कोई सीन नहीं करेंगे आपके साथ। देखिए जितने भी मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, दूसरे ममालिक हैं, अब इन सब ने ये शर्त पाकिस्तान के आगे रखी है कि आप पहले आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं। जी आईएमएफ जो आपको कहता है, जो भी रिफॉर्म्स लाने का कहता है, जो कि टैक्सेस लगाने का कहता है, जो लेवीज लगाने का कहता है, आप वो लगाएं। और अगर आप वो लगाएंगे तो और आईएमएफ आपके पास आएगा, तब जो है हम भी जो है आपके पास कुछ पैसा रखेंगे या कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब आईएमएफ आपको पता है कि मेरा तो ख्याल है कि अगले साल तक उसने डेफर कर दिया है प्रोग्राम अपना, और सिर्फ जी। $1 बिलियन देना था। बात यह है कि क्योंकि वर्ल्ड गवर्नेंस बैंक ने यहाँ भी है सर नहीं, रात को इनको कुछ अनाउंस किया पता नहीं है। 1.1 बिलियन डॉलर का। वर्ल्ड बैंक ने भी रोक लिया, वो कह रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका वर्ल्ड जब बैंक ने भी स्टार्ट हो रोक दिया है, तो तो वो उसके सब बाद इसलिए हम रोक रहे हैं देखेंगे। कि आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक भी या दूसरे भी इसलिए रोक रहे हैं कि जब तक आईएमएफ आपके पास नहीं आएगा और आप आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, उस हम्म। वक्त तक कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा मुल्क आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि इस वक्त इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए और बड़ी सख्ती के साथ ये एक नेशनल गवर्नमेंट हो, जिसमें कि जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल होना चाहिए, जो कि ओके। डंडे के जोर से ये जो है इस वक्त डॉलर्स के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो तबाह बर्बाद कर रहे हैं ताजिर, सनतकार, हम्म। बड़े जो है जमींदार और ये जो मिडल मैन हैं, इनकी खाल खींचे बड़े बैंक्स जो हैं, और ये इनको मजबूर करें कि ये जो है सीधे हो जाएं। और पाकिस्तान के पास सब कुछ है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान के जो अंदरूनी दुश्मन हैं, ये सारा पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क वो कर रहे हैं और सारा बार जो है वो डाल रहे हैं ये आम बिल्कुल। आवाम पर, आम आवाम को एग्जैक्टली। लूट रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 30 रुपए का नान हो चुका है। 30 रुपए का सर एक जब नान आटा बिक रहा है। 160 रुपए किलो होगा तो तंदूर वाला बेचारा वो आटा तो बाहर से खरीदता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। वो फिर क्या करेगा, और गैस की प्राइसेस अब दोबारा से कह रहे कि 150 से 200% मजीद बढ़ा रहे हैं। मजीद बढ़ा रहे हैं, तो ये जी। है कि ये बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। और ये इस लेकिन हुकूमत के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लेकिन लोग सर शामिल हैं इसमें। सर सख्ती तो ये करते हैं, लेकिन सख्ती सर ये सिर्फ अवाम के लिए होती है। मुझे अवाम ये पे बता करते हैं ना, ये सख्ती दें करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से बड़े लेके बैंकों पर। हमारे जुडिशरी तक, जुडिशरी से लेके हमारे बाकी ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेके हमारी गवर्नमेंट तक, कौन अपने ऊपर कभी सख्ती लेता है? कभी किसी ने कहा है कि हाँ यार अगर मेरी 2 मिलियन तनख्वाह मैं लेता हूं तो इसको यार 5 लाख कर दो मैं गुजारा करूंगा? वो कहते हैं नहीं, मुझे तो गाड़ी जो आप लोगों ने 7 सीरीज दी है ये मजे की नहीं है, जरा लेटेस्ट इससे भी अगर ऑडी या बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च किया तो मेरे लिए वो मंगवाई जाए। तो सर सादगी, सख्ती, वो तो सिर्फ अवाम के लिए। अवाम को कहा जाता है यार 160 रुपए आटा किलो है तो क्या यार 3 रोटियां ना खाओ, आधी नहीं, रोटी ये खाओ। सख्ती सख्ती मैं ये कह रहा हूं कि ये जी करनी पड़ेगी इन सनतकारों के ऊपर, जी कारखानेदारों के ऊपर, जी इन बड़े जो है बिजनेसमैन के ऊपर, बड़े जी जमींदारों के ऊपर। जी और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको बहुत बुरी तरीके से इसका एहतसाब करने की जरूरत है। जिनकी जिम्मेदारी है इनको कंट्रोल बिल्कुल। करना, जिनकी जिम्मेदारी है कि आप जो है स्मगलिंग ना होने दें खाने पीने की चीजों की, दूसरी चीजों की। आप ये देख लें कि पेशावर की हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसने कहा कि पोल्ट्री, अंडे
और बाकी खाने पीने की चीजें ये अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं, खुली एक्सपोर्ट हो रही है और स्मगलिंग भी बिल्कुल, हो रही है। बिल्कुल ठीक, आपका लाइफ स्टॉक, आपकी भैंसें, गायें, बिल्कुल, आपके जो है ये बकरे, ये सारे के सारे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, स्मगल भी नहीं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट किए जाएँ। आपका सारा खाने पीने का सामान, आपकी गंदम, आपके जो कुछ है ये स्मगल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी कीमतें जो है आप गुना 10 गुना हो गई हैं और आपका सारा सामान जो है स्मगल हो रहा है। तो ये कौन इसको रोकेगा? इसको बहुत सख्ती के साथ स्मगलिंग को रोकना है। अच्छा, जब एक ये फैसला दिया पेशावर की हाई कोर्ट ने, जी, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है आ गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया उसके ऊपर। अब आप देख लीजिए कि ये क्या हालात हैं इस मुल्क में। बिल्कुल। कोई इस मुल्क में गरीब की बेहतरी नहीं चाहता, सब गरीब को लूटना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके हाथ एक चीज आ गई है कि आपने पैसा कमाना है तो वो चीजों को महंगा करते चले जाओ, क्योंकि रोकने वाला तो कोई है नहीं। आप बेशक, जो ये वही बात है ना कि आपने रोकने के लिए जिन्होंने कीमतों को रोकना है वो खुद इसमें शामिल हैं, वो खुद ताजिर हैं। ये बिल्कुल, हुकूमत ताजिरों की हुकूमत है। ये कैसे एग्ज़ैक्टली, रोक सकते हैं? ये तो कमाई कर रहे हैं चारों हाथों पैरों से। जितने बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म है किसके हैं? ये शहबाज शरीफ की फैमिली के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अंडे 300 रुपए दर्जन इस वक्त मिल रहा है, 300 रुपए दर्जन पाकिस्तान में अंडा मिल रहा जी, है। जी, ये आपके जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले हैं वो सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक, 300 बिल्कुल, रुपए दर्जन यहाँ पे अंडा है। गोश्त जो है वो बड़ी जो सुपर मार्केट है, कैश एंड कैरी, उसमें मुर्गी का गोश्त जो है वो 750 रुपए किलो मिल रहा है। बिल्कुल, और इसी तरीके एग्ज़ैक्टली। से आटा और जो आपने हर चीज बताई है, तो ये तो सारी सर साजिश है अवाम को लूटने की, और ये ताजरों की जो हुकूमत है ये इसमें शामिल है। सर एक चीज़ बहुत सारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं, आपकी भी बड़ी जान-पहचान है, मीडिया के दोस्त, उनसे अक्सर बात होती है। वो ये बता रहे हैं कि यार इस वक़्त भी हमारे यहाँ जो चावल की कीमत है वो 30 से 35 या 40 रुपए पर केजी है, यानी अच्छा चावल हमें मिलता है। हमारे यहाँ 350 रुपए किलो है। गंदुम मैंने 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से रिपोर्ट्स पढ़ी कि उनके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदुम पड़ी हुई है। हिंदुस्तान के पास। सर तो हम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हम कहें कि यार अवाम को रिलीफ हमने देनी है। अब बेशक अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सर 3 या 4 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से भी पता नहीं आधे से ज़्यादा तो यूरोप, अमेरिका में आबाद हो गए, जाके निकल गए। कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ पे टोटल कितनी पॉपुलेशन रहती होगी? उस बॉर्डर को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन साथ में सर अगर हम ये कर दें कोई इस अल क्योंकि हमने अवाम को फैसिलिटेट करना है। तो कोई बात हो सकती है कि हम कहें हाँ यार ठीक है, खाने पीने की एशिया के ऊपर तो कोई हमारा आपका झगड़ा नहीं है। ठीक है, हमारा कश्मीर के ऊपर आपसे डिस्प्यूट है या किसी और चीज के डिस्प्यूट्स है, वो चलते रहेंगे, वो तो जब खत्म होंगे तब की देखी जाएगी। लेकिन ये वाली चीज तो हो सकती है ना, अगर चीन और हिंदुस्तान आपस में कर सकता है, ईरान पता नहीं दुनिया के किस किस कंट्री के साथ कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकता कि वाघा बॉर्डर के जरिए हमें इजिली चीज मिल जाए? देखिए, पहले ये होता रहा है ना, यहाँ पर जो है ट्रेड आपस में होती थी दोनों मुल्कों जी की, बिल्कुल, खाने पीने की चीज़ों की। पंजाब में उनकी बड़ी खुशहाली है, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें यहाँ आती थी। मुझे याद है केले तक वहाँ से आते थे, और ये टमाटर और ये दूसरी चीज़ें। बिल्कुल, तो ये बाद में फिर ये जब कश्मीर का मसला हुआ था उस वक्त ये बंद कर दी गई, वरना तो यहाँ इवन के पाकिस्तान के सिनेमाज में इंडियन फिल्में चलनी शुरू हो गई थी। बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ ने जब ये एक इंटरव्यू दिया है किसी अरब टीवी को, जी, उसमें कहा है कि हम इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं और अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप देखें सबसे पहले इसका जो पीटीआई का लीडर है, इनके बयान आए हैं। इसमें फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने हाँ कहा है जी। कि भाई ये तो कश्मीर को बेच दिया इसने। मुझे ये बताएं कि कश्मीर के बेचने की कोई बात की है शहबाज शरीफ ने? कोई इस लेकिन तरह का सर जिक्र आया ये है किसी खबर में? सर ये ये लोग कश्मीर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इनको सस्ती चीजें मिलें, या कोई जो है हम्म, बातचीत के जरिए। देखें, मैं ये बार बार कहता हूं, मैंने एक चैनल पे और ये बात की है जी अभी 2 दिन पहले, कि अब जंग आप नहीं कर सकते दोनों मुल्कों के साथ। अगर जंग करेंगे तो दोनों मुल्क सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, और ये जो एटम बम चलेंगे इस बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, इससे ना सिर्फ ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, बल्कि आसपास के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो भी तबाह भी होंगे। और 1 महीने तक तो इस पूरे इलाके में जो है वो सूरज की रोशनी नजर नहीं आएगी, और तबाह हम्म। बर्बाद हो जाएंगे। तो लेकिन ये तो अब सोचना ही नहीं लेकिन चाहिए कि सर जंग के जरिए आप इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपनी रोटियां इसी से सेक रहे हैं। फवाद चौधरी साहब खुद बहुत मतलब बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है, खुद काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। कल जब वो कुछ ऐसी बात करते थे तो ये अपोजिशन में जो लोग हुआ करते थे ये यही कहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है।
फिर उन्होंने कहा अमेरिका का जो यार है गद्दार है। तो सर ये वाले ड्रामे एंड कब होंगे? कोई आपको नजर आ रहा है कि ये खत्म होंगे, या फिर ये अपनी सियासत, क्योंकि कुछ और तो ये करते नहीं सर, डिलीवरी इनकी 75 सालों की, जिसे कहते हैं ना कि ये नंगे खड़े हैं आज। ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हम हमारा कारनामा ये हमने ये चीजें की हैं, बल्कि बदतर की है जो बेहतर भी थी। तो इनके पास कुछ और नहीं, कहते यार यही कश्मीर को बेचो खरीदो और इसी से अपना धंधा चलाते रहो। बात ये है ना जी कि ये मफादात हैं लोगों के। जब आपस में लड़ते रहेंगे, अब हिंदुस्तान को ये बताएं कि वो जरूरत है कि वो इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है हथियार खरीद रहा है। हम्म। क्या कभी चाइना ने उसको कोई धमकी दी है कि हम तुम पर हमला करेंगे? क्या लेकिन इंडिया उनकी चाइना जंग पर तो हमला हुई कर है सर, सकता है? और चाइना के साथ उनका मसला, और उनके पास, मैं कहता हूं सर अगर हमारे पास पैसे हो तो हम भी वेपन्स खरीदे, लेकिन अगर हमारे पास अफोर्डनेस हो। नहीं, हम हमारे पास पैसे हों भी तो हम वेपन क्यों खरीदें? हम जो है मैं क्या अस्पताल जी क्यों ना बनाएं, हम स्कूल्स क्यों ना बिल्कुल बनाएं, हम अवाम की बेहतरी के लिए क्यों ना काम करें, हम बिल्कुल अवाम को रोजगार क्यों ना दें? आप देखें इंडिया में अभी आम आदमी पार्टी जो बनाई गई थी 2012 में, जी उसने कितनी अचीवमेंट्स की हैं। अभी राइट दिल्ली में उनकी हुकूमत है, दिल्ली में उन्होंने 200 यूनिट तक बिजली जो है फ्री कर दी है लोगों की, और जी 400 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 50% अपना बिल देते हैं। उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स की एक पूरी फहरिस्त है। जी मैंने वो बहुत डिटेल में उसको स्टडी की है। और उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में हमने एक पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट शुरू की है, हम्म जिसके जनरल साद खटक साहब जो हैं, जी बिल्कुल वो उसके जानता हूं। जो है चेयरमैन हैं। और उनके साथ मिलके हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए रेवोल्यूशन लाया जाए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इंडिया में काम कर रही है, अब आम आदमी पार्टी जो है वो क्या कर रही है? वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल कर रही है, उसने हम्म करप्शन को कंट्रोल किया है। वो ये कर रहे हैं कि जो गंदा पानी है उससे खाद भी बना रहे हैं, उससे बिजली भी बना रहे हैं, उस राइट गंदे पानी को रिसाइकल करके शहरों को दे रहे हैं। अब जैसे इस्लामाबाद है, यहाँ पानी ही नहीं है, ये वाहिद दुनिया का शहर है जिसको बिल्कुल के पहाड़ों के किनारे बसा दिया गया, कोई दरिया यहाँ नहीं था। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा का सारा ये नाला लई में फेंक देते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सारा रिसाइकल होकर, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, वो रिसाइकल होकर पूरे इस्लामाबाद को सप्लाई किया जा सकता है। राइट और उसके बाद जो है वहां पे उससे खाद बनाई जा सकती है, उससे बिजली बनाई जा बेशक सकती है। बेशक पूरे पिंडी इस्लामाबाद का जितना भी जो है वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, जो कि 2000 टन के करीब बनता है, वो अब फैसला हुआ है कि लूसर के मुकाम पर ही सारा फेंका जाएगा। उसको ये ओपनली डंप करते हैं, उससे इजीली यू कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम दैट वेस्ट। उसके बाद आप जिस तरीके से जो जो काम आम आदमी पार्टी इंडिया में कर रही है, वो सारे काम जो है, मैं उसी चीज का स्पेशलिस्ट हूँ, बिल्कुल वेस्ट सही को है। एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ऑल्टरनेटिव एनर्जी का, और ये जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल का, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का। हम अब ये आम पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम ये सारी चीजें जो है आवाम के सामने रखेंगे। बिल्कुल सही और मिडिल क्लास और जो आपकी गरीब क्लास है, इसकी हालत इंशाल्लाह बदल कर है। छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, और मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, हर कोई अवाम वहां की हो या यहाँ की हो, यही एक्सपेक्ट करती है कि यार हमें कोई डिलीवर करे। नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ पे बहुत बुरा भला कहा गया, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया अपनी आवाम को, तो आज उनके साथ उनकी आवाम खड़ी। और हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अभी 2 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि पाकिस्तान परेशान है, नरेंद्र मोदी जी के ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग उनको सुनते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे पाकिस्तान ये परेशानी है कि यार हम क्या करें। तो सर ये वाली चीजें, उसके लिए बहुत सारा काम चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए, और बड़ी सिंपल सी लाइफ चाहिए जिस तरह उनकी है। कहते कोई छुट्टी नहीं करते, ना फैमिली का कोई उनका बंदा जो है वो आके मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में फिरता और ये ना कहता कि मैं जी मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भाई हूं, ये काम ना हुआ तो उड़ा दूंगा। तो सर जब तक ये चीजें हम नहीं लेके आएंगे, यहाँ तो एसएचओ का जो वो होता है, माली होता है, उसने भी अपने मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट लिखा होता है एसएचओ का माली। तो फिर हम, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक सर। आप जनरल साद खटक साहब, सच अ नाइस एंड ग्रेट पर्सन, आई नो हिम। हम उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, आपको भी कहेंगे कि हम तो यही दुआ गो है आप लोगों के लिए कि आप इस आवाम के लिए, हम सब के लिए कोई ऐसी चीज करें जिससे इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। बेशक स्लो आए, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर आए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर रसूल। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।